प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम शुरू कर रहे हैं मल्हार का आखिरी चैप्टर जो है पेड़ की बात, और इसे लिखा है बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने। ये पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। तो पाठ को शुरू करते हैं लेखक परिचय से। जगदीश चंद्र बसु एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1928 में हुआ था और उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई और वे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी और वनस्पति विज्ञानी और पुरातात्विक थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। इसके साथ ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और ग्रामोफोन ऑप्टिक्स का आविष्कार किया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी खोजों का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी कहा जाता है। तो अब पढ़ते हैं कि इस पाठ में किसका वर्णन है और इस पाठ को लिखे जाने का और पढ़ाए जाने का क्या उद्देश्य है। तो प्रस्तुत पाठ का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को पेड़ पौधों के जीवन चक्र से परिचित करवाना। इसके साथ साथ छात्रों को पेड़ पौधों की विभिन्न विशेषताओं और पेड़ पौधों के महत्व को समझाकर उनमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण के महत्व को समझाना, पेड़ पौधों के प्रति अपनी शब्दावली विकसित करना तथा पेड़ पौधों के विभिन्न प्रकारों और उनके उपयोगों को समझाना भी इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अब समझते हैं इस पाठ का सारांश कि इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है, इस निबंध में लेखक ने क्या लिखा है। तो जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। उन्होंने मिट्टी के नीचे दबे पड़े बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। जब ऋतुएं बदलती हैं और वर्षा ऋतु आती है, तब तक बीज किस प्रकार धरती से धीरे धीरे दो सुकोमल पत्तियों के रूप में बाहर निकलता है। यह इस प्रकार होता है जैसे कोई नन्हा शिशु सिर उठाकर नई दुनिया को देख रहा हो। लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से पेड़ के बढ़ने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि पेड़ के अंकुर के मिट्टी के अंदर जाते हुए भाग को जड़ कहते हैं और जो भाग मिट्टी के ऊपर की ओर बढ़ता जाता है वह तना बनता है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, इस प्रकार पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। हम अपने दांतों की सहायता से कठोर भोज्य पदार्थों को चबा सकते हैं। छोटे बच्चे दांत न होने के कारण केवल दूध पीते हैं। पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, अतः वे केवल तरल द्रव्य और वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। वास्तव में पेड़ पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे हवा से भी भोजन ग्रहण करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस हमारे भीतर से एक प्रकार की विषैली हवा बाहर निकालती है जिसे अंगारक कहते हैं। यह जहरीली हवा प्राणियों के लिए बेहद खतरनाक होती है, परंतु पेड़ पौधे उसी को ग्रहण कर उससे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी यहाँ हम अंगारक की बात कर रहे हैं जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब पेड़ सूर्य की ऊर्जा के सहारे अंगारक यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अंग निषेध कर देते हैं। तब पेड़ सूर्य की ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अंगार निषेध कर देते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका पालन पोषण करते हैं। पेड़ पौधों को प्रकाश चाहिए। यदि उन्हें प्रकाश ना मिले तो वो मर जाते हैं। जैसे ही सूर्य की किरण का स्पर्श मिलता है, पेड़ खुशी से बढ़ता है। पेड़ पौधों को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा होती है। हर पेड़ बीज से उत्पन्न होता है। वास्तव में बीज ही पेड़ का बच्चा होता है। बीज की सुरक्षा करने के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर बनाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है। मधुमक्खी और तितली के साथ
पौधे हमेशा से खुश रहते हैं। पेड़ पौधे अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं, यानी शहद को जमा करते हैं। मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से इन्हीं का मधुपान करती हैं। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज नहीं पक सकते। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपने शरीर का रस पिलाकर पेड़ पौधे बीजों का पोषण करते हैं, और जब वृक्ष की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसकी डालियां टूट जाती हैं और एक दिन पेड़ जड़ समेत जमीन पर गिर जाता है, तब उसके बीजों से एक नए पेड़ का जन्म होता है। सृष्टि पर इसी प्रकार प्रकृति का चक्र चलता रहता है। तो बहुत ही रोचक पाठ है जिसमें लेखक ने बहुत खूबसूरती से प्रकृति का वर्णन किया है। आइए पाठ को समझते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ से। आवश्यकता यानी जरूरत, शिशु अर्थात बच्चा, आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे, सुकोमल यानी बहुत कोमल, अंश यानी हिस्सा, माटी अर्थात मिट्टी, आश्चर्य अर्थात हैरान होना, परीक्षण यानी जांच, और औंधा यानी उल्टा। द्रव्य अर्थात तरल पदार्थ, ग्रहण अर्थात लेना, और भीतर यानी अंदर। सूक्ष्म अर्थात बारीक, अनगिनत जिन्हें गिना ना जा सके। श्वास यानी सांस, प्रवास यानी सांस छोड़ना, विषाक्त जहरीली, संवर्धन बढ़ाना, निश्शेष जिसमें कुछ शेष ना हो, होड़ यानी मुकाबला, वन अरण्य यानी जंगल, सचेष्ट प्रयास करने का भाव। स्पर्श छूना, निर्वाह गुजारा, समाहित अर्थात इकट्ठा होना, आच्छादित अर्थात ढका हुआ, अबद्ध यानी बंधी हुई, व्यग्र अर्थात बेचैन, पल्लवित अर्थात विकसित, आबद्ध यानी बंधा हुआ, ताप अर्थात गर्मी, अंगारक आग का जलता हुआ टुकड़ा अथवा कार्बन डाइऑक्साइड, अपरूप अर्थात कुरूप, उपादान अर्थात सामग्री या साधन, प्रफुल्लित अर्थात खुश, स्नेहासिक्त अर्थात स्नेह से भरा हुआ, चिरकाल यानी पुराने समय से, घनिष्ठता अर्थात नजदीकी, संचय अर्थात इकट्ठा करना, मधुपान शहद पीना, आगमन आना, उपकार भलाई, लोभ अर्थात लालच, क्षीण अर्थात कमजोर, बयार अर्थात हवा, और क्रीड़ा अर्थात खेल, और आघात का अर्थ है चोट। अब हम समझते हैं इस पाठ के मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्नों को कि कौन से ऐसे मुख्य एमसीक्यू हैं जो इन पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे क्या पड़े रहे? पत्ते, जड़, बीज या तना, और सही उत्तर है ग बीज। अगला प्रश्न है, किसकी शुरुआत में 2 दिन पानी बरसा? धूप, वर्षा, सुबह या रात, और सही उत्तर है ख वर्षा। अगला प्रश्न है, 2 सुकोमल पत्तियों के बीच से क्या बाहर निकला? अंकुर, तना, पेड़ या पानी, और सही उत्तर है क अंकुर। अगला प्रश्न, क्या नीचे की ओर जाती है? तना, टहनी, शाखा या फिर जड़, और सही उत्तर है घ जड़। अगला प्रश्न है, गमले को कैसे लटका कर रखा गया? औंधा, सीधा, टेढ़ा या गीला, और सही उत्तर है क औंधा। अगला प्रश्न है, पौधे का सिर किसकी तरफ लटका रहा? ऊपर, दाईं, बाईं या नीचे, और सही उत्तर है घ नीचे, यानी पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा। जड़ किस ओर लटक गई? जड़ नीचे की ओर लटक गई, ऊपर की ओर, दाईं ओर या फिर बाईं ओर, सही उत्तर है जड़ नीचे की ओर लटक गई। अगला प्रश्न है, किसके दांत नहीं होते? हाथियों के, जड़ों के, नन्हे बच्चों के या फिर पानी के, और सही उत्तर है नन्हे बच्चों के। अगला प्रश्न है, चीनी में क्या डालने पर चीनी गल जाती है? जड़, पानी, चीनी, रेत, और सही उत्तर है पानी। अगला प्रश्न है, मूली कब काटकर बोई जाती है? वर्षा में, पतझड़ में, सर्दियों में या गर्मियों में, और सही उत्तर है ग सर्दियों में। अगला प्रश्न है, किससे अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं? श्वास, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, प्रवास या अंगारक वायु, और सही उत्तर है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। उससे छोटे से छोटे पदार्थ को भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, पेड़ में कितने नल होते हैं? सैकड़ों, 100, 10 या हजारों हजार? और सही उत्तर है घ, हजारों हजार। पेड़ में हजारों हजार नल होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं? अंगार, पत्ते, सूक्ष्म कण या सूक्ष्मदर्शी यंत्र? और सही उत्तर है क, अंगार। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे क्या चाहते हैं? अंधकार, अंगार, प्रकाश या वायु? और सही उत्तर है ग, प्रकाश। तो पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास प्रवास करते समय प्रवास के साथ क्या बाहर निकलती है? वायु, अनल, विषाक्त वायु या फिर अनिल? और सही उत्तर है ग, विषाक्त वायु। अगला प्रश्न है, जीवन का मूल मंत्र किसे कहा गया है? फूल, प्रकाश, फल या फिर स्पर्शमणि? और सही उत्तर है ख, प्रकाश। जीवन का मूल मंत्र प्रकाश को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बीज किसकी संतान है? फूल, ममता, पेड़ या फिर माटी? और सही उत्तर है क, पेड़। बीज पेड़ की संतान है। अगला प्रश्न है, पशु डांगर क्या खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं? पेड़ पौधे या हरियाली, पत्ते, जड़ या फिर तना? और सही उत्तर है पेड़ पौधे खा पशु अपना निर्वाह करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके आच्छादित होने पर पेड़ सुंदर दिखाई पड़ता है? पौधों, अंगार, बादल या फिर फूलों? और सही उत्तर है घ, फूलों। फूलों के आच्छादित होने पर पेड़ बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है क्योंकि चारों तरफ उसके फूल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या ना खाने पर हम बच नहीं सकते? फल, फूल, अनाज व सब्जियां या पौधे? और सही उत्तर है ग, अनाज व सब्जियां। अगला प्रश्न है, किस मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं? दुख, उदासी, खुशी या फिर परेशानी? और सही उत्तर है ग, खुशी। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी व तितली के साथ किसकी चिरकाल से घनिष्ठता है? फूलों की, परिजनों की, पतंगों की या फिर वृक्षों की? और सही उत्तर है घ, वृक्षों की। अगला प्रश्न है, कौन दलबल सहित फूल देखने आती हैं? बंधु, मधुमक्खी व तितली, माँ या फिर चिड़िया? और सही उत्तर है ख, मधुमक्खी व तितली। अगला प्रश्न है, फूल चारों तरफ क्या फैलाते हैं? सुगंध, दुर्गंध, बदबू या फिर हवा? और सही उत्तर है क, सुगंध। अगला प्रश्न है, बहार छाने पर पेड़ पौधे किसे बुलाते हैं? अनल को, फूलों को, पंखुड़ियों को या फिर बंधु बांधवों को? और सही उत्तर है घ, बंधु बांधवों को। अगला प्रश्न है, वृक्ष अपने फूलों में किसका संचय करके रखते हैं? शहद का, पारसमणि का, बयार का या फिर जीवन का? और सही उत्तर है शहद का। किसके आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है? तितली, मक्खी, पतंगे या मधुमक्खी? और सही उत्तर है घ, मधुमक्खी। अगला प्रश्न है, वृक्ष अपने शरीर का रस पिलाकर किसका पोषण करता है? पराग, बीजों, फूलों या जीवन? और सही उत्तर है ख, बीजों का। अगला प्रश्न है, सूखा पेड़ किसका आघात सहन नहीं कर सकता? तूफान, बादल, हवा या वर्षा? और सही उत्तर है हवा। अगला प्रश्न है, वृक्ष संतान के लिए क्या न्यौछावर करके समाप्त हो जाता है? वायु, बीज, अंकुर या जीवन? और सही उत्तर है घ, जीवन। अब चर्चा करते हैं अपने इस पाठ के मुख्य प्रश्नोत्तरों पर कि कौन से मुख्य प्रश्नोत्तर हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, बीज कितने समय तक मिट्टी में छिपे रहे? उत्तर है, बीज महीनों तक मिट्टी के नीचे छिपे रहे। सर्दियों के बाद वसंत और वसंत के बाद वर्षा के मौसम में तक वो वहीं रहे। अगला प्रश्न है, अंकुर ऊपर उठते हुए कैसा दिखाई देता है? अंकुर ऊपर उठते हुए ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। अगला प्रश्न है, नन्हे बच्चे भोजन कैसे करते हैं? तो नन्हे बच्चों के दांत न होने के कारण वो केवल दूध पीते हैं, वो कठोर पदार्थ नहीं खा सकते, इसलिए वो सिर्फ दूध पीकर काम चलाते हैं। पेड़ कब मर जाता है? जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ मर जाता है। मिट्टी के में पानी डालने पर
क्या होता है? मिट्टी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं, पेड़ पौधे व तमाम द्रव्य सोख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ कैसे पल्लवित होता है? सूर्य की किरण का स्पर्श पाकर पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधे और मनुष्य किससे जीवित रहते हैं? पेड़ पौधे और मनुष्य प्रकाश की सहायता से जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है, बेल लताएं कब मर जाती हैं? जब बेल लताएं छाया में पड़ी रह जाती हैं तब वो प्रकाश के अभाव में मर जाती हैं। सूर्य की ऊर्जा क्या है? ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, बेल लताएं किस ओर बढ़ती हैं? बेल लताएं पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, जंगल में पेड़ पौधे किस होड़ में रहते हैं? जंगल में पेड़ पौधे इस होड़ में रहते हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपटेगा। अगला प्रश्न है, अंकुर के दोनों अंशों के साथ क्या हुआ? अंकुर का एक अंश नीचे मिट्टी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश मिट्टी को भेदकर ऊपर की ओर उठ गया। अगला प्रश्न है, जड़ और तने में क्या अंतर है? जड़ और तने में केवल यह अंतर है कि वृक्ष का अंकुर निकलने पर बीज का जो अंश मिट्टी में प्रवेश करता है वो जड़ बन जाता है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ने लगता है वो तना बन जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधों के छोटे बच्चों की तरह दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों का भोजन कब बंद हो जाता है? जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ पौधों का भोजन बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंगारक वायु किसे कहते हैं? जब हम श्वास प्रवास ग्रहण करते हैं तब प्रवास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। खिड़की के पास गमले में पौधा रखने से क्या होता है? खिड़की के पास गमले में पौधा रखने पर सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे किससे अंगारक ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे जहरीली वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, माँ की ममता क्या है? माँ की ममता ऐसी पारसमणि है, जब वह संतान पर स्नेह न्यौछावर करती है फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो मिट्टी व अंगार के फूल बन जाते हैं। अगला प्रश्न, स्नेह सिक्त वाणी में पेड़ क्या पुकार सकते हैं? स्नेह सिक्त वाणी में पेड़ पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों में निशान लगा रखे हैं, ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। अगला प्रश्न है, कुछ पतंगे दिन के समय क्यों बाहर नहीं निकलते? कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वो छिपे रहते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियां क्या करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से पराग कण दूसरे फूलों पर ले जाती हैं। हवा का एक थपेड़ा लगते ही क्या होता है? तो हवा का एक थपेड़ा लगते ही वृक्ष थर थर कांपने लगता है, एक एक करके उसकी सभी डालियां टूट जाती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। पौधों को औंधा लटकाने पर क्या हुआ? जब पौधों को औंधा लटकाया गया तो उसका सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2 दिन बाद उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। सूक्ष्मदर्शी यंत्र किस काम आता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ देखने के काम आता है। पेड़ की डाल अथवा जड़ का परीक्षण इसी यंत्र के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, पेड़ के शरीर में रस का संचार कैसे होता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा पेड़ की डाल और जड़ का परीक्षण करने से पता चलता है कि उसमें हजारों नल होते हैं। इन्हीं नलों के द्वारा मिट्टी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है।
सूक्ष्मदर्शी यंत्र से क्या दिखाई देता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के जरिए देखा जा सकता है कि पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं और इन छोटे छोटे मुंहों पर अनगिनत होंठ होते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में फूलों का क्या महत्व है? पेड़ पौधे अपनी संतानों के रूप में बीज पैदा करते हैं। ये बीज को सुरक्षा देने के लिए फूल बनाते हैं। फूल बीजों के लिए छोटे से घर के समान होता है। फूलों की पंखुड़ियां पेड़ को आकर्षक बनाती हैं। वे मधुमक्खी और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो परागकण को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं। इसके बिना बीज नहीं बन सकते। इसलिए फूलों का पेड़ पौधों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, वृक्ष अपना भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं? वृक्ष जड़ों के माध्यम से मिट्टी से रसपान करते हैं। जब मिट्टी में पानी डाला जाता है तो उसमें घुले हुए द्रव्य मिट्टी के साथ मिलकर पेड़ के लिए भोजन बनाते हैं। यह भोजन वृक्ष की जड़ों के द्वारा सोखा जाता है। पेड़ की जड़ों में नल होते हैं जो द्रव्य को पेड़ के बाकी भागों में पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष के पत्ते हवा से भी आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में छोटे छोटे मुंह होते हैं जो हवा से अंगारक वायु ग्रहण करते हैं। जब सूर्य की किरणें पत्तों पर पड़ती हैं तो वे अंगारक वायु को शुद्ध कर देते हैं। इससे पेड़ का संवर्धन होता है, वो बढ़ता है और इस प्रकार पेड़ अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष अंगारक वायु से होने वाली हानि से हमें कैसे बचाते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड या अंगारक वायु है वो जीव जंतुओं के लिए बहुत ही जहरीली होती है। पेड़ पौधे उस वायु को ग्रहण करके उसे शुद्ध करते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य की ऊर्जा की सहायता से अंगारक वायु को अंगार में बदल देते हैं। यह अंगार वृक्ष के अंदर जाकर उसका संवर्धन करते हैं। जिस तरह पेड़ जहरीली वायु को शुद्ध कर देते हैं और हमें उससे बचाते हैं और पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्ष और मानव जीवन में क्या समानता है? वृक्ष और मानव जीवन में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों के जीवन के लिए प्रकाश ही मूल मंत्र है। दोनों का जीवन प्रकाश के बिना नहीं चल सकता। दूसरी समानता यह है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने बच्चों, अपने बीजों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने बच्चों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। अब समझते हैं, आशय स्पष्ट करो, यानी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आपको उनके अर्थ समझ में आने चाहिए। तो तो इस पर चर्चा करते हैं। पहला आशय स्पष्ट है, मानो बाहर से कोई पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी को देखो। इसका अर्थ है, लेखक ने बीज की तुलना शिशु से की है, जिसे बाहर की दुनिया कहती है कि तुम सोए मत रहो, बाहर सूरज की रोशनी को देखो। जब बीज धरती का सीना चीरकर बाहर निकलने लगता है, जैसे एक शिशु धीरे धीरे आंखें खोलकर देखता है, उसी प्रकार बीज भी मिट्टी के ऊपर उठकर देखता है। पौधा निरंतर ऊपर की ओर उठता जाता है, जैसे उसे कोई प्रेरित कर रहा हो कि सूरज की ऐसी रोशनी को देखने के लिए बाहर आओ और ऊपर उठो। अगला आशय स्पष्ट है, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा पर्यावरण को शुद्ध करने की क्रिया पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे जो है पर्यावरण शुद्ध होता है। तो जीव जंतुओं के लिए अंगारक वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली होती है, जिसके सेवन से मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। पेड़ पौधे इस जहरीली वायु का सेवन करते हैं और सूर्य की ऊर्जा की सहायता से उसे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा न केवल पेड़ पौधे अपने लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध बनाते हैं। पेड़ पौधे निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं। अब चर्चा करते हैं पाठ्य पुस्तक के कुछ मुख्य प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। जैसे पौधे को सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया? उसे उल्टा लटकाया गया है, उसे किसी ने सजा दी है, बच्चे को गमला रखना नहीं आया, या फिर प्रकाश ऊपर से आ रहा है? और सही उत्तर है, उसे उल्टा लटकाया गया है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं?
हमारे जैसे ही सांस लेते हैं, हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, या धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं? और सही उत्तर है हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। अब अगला प्रश्न, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहले प्रश्न को उत्तर चुनने का कारण है, जब पौधे को उल्टा लटकाया गया हो तो उसकी जड़ नीचे की ओर, तना ऊपर की ओर मुड़ गया। इसका अर्थ है कि पौधे को पता है कि उसके बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, जो ऊपर की ओर बढ़ने पर ही उसे। दूसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए हानिकारक है, पेड़ उसे सोख लेते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें देते हैं। हम सभी इसी ऑक्सीजन से सांस लेकर जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहली पंक्ति है, पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने से जो प्रकाश व ताप प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि पेड़ पौधों का जीवन प्रकाश के बिना असंभव है, क्योंकि बिना भोजन खाए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधों में प्रकाश विद्यमान रहता है। पेड़ों की लकड़ी जलाने से जो प्रकाश व गर्मी निकलती है वह सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पौधों के प्रत्येक कण या रेशे में सूर्य की किरणें होती हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। इसका उत्तर है, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की घनिष्ठता अनंत काल से चली आ रही है। वृक्ष अपने फूलों में शहद को इकट्ठा करके रखते हैं। मधुमक्खियां व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। इनके आने से वृक्ष का भी उपकार होता है। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना जीवन पक नहीं सकता। इस तरह मधुमक्खियां और तितलियां वृक्ष के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है? बीज के अंकुरित होने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो होते हैं जल, मिट्टी, तापमान और प्रकाश। इन सभी के मेल से ही बीज जो है वो अंकुरित होता है। तो ये थे इस पाठ के मुख्य प्रश्न। यदि पाठ्य पुस्तक के बाकी प्रश्नों के आप उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार मार्गदर्शिका इस समय मार्केट और ऑनलाइन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं और अपनी पूरी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नए पाठ के साथ।